हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 11th के हमने पहले दो लेसन्स बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ये दो लेसन हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड इन दो लेसन्स में आपने थोड़ा सा बोरिंग भी महसूस किया होगा क्योंकि टोटल थ्योरी है। एंड अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स दे आर सच अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जिनको हम कहते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल के बगैर इंटरेस्ट नहीं बनता भाई। सो हम अब अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जब हम बात करेंगे बेटा तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए पहले न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे कवर, और उसके बाद जो दो लेसन हम बीच में छोड़ रहे हैं उन दो लेसन्स को 2-3 बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर के जैसे जर्नल, सब्सिडरी जर्नल्स, लेजर्स ये बनाना सीख जाएंगे, तो फिर हम उनको दोबारा से रिकैप करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स ये जो लेसन का नाम है, ये नाम ही इस लेसन के बारे में बताता है कि जो अकाउंटिंग आप करते हो उसकी बैलेंसिंग। अकाउंटेंसी में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा वो है असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। Now what exactly this accounting equation means, how it equate, ये बैलेंस है। यहां पर बेटा लेफ्ट हैंड साइड डिनोट्स टू योर assets and right hand side denotes to your capital plus liability। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल या फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा उनके जितने भी असेट्स हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उनके पास जितने असेट्स हैं, जितनी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि उनके पास ऐसी जितनी भी आर्टिकल्स हैं या जितने भी अकाउंट हैं जो उनकी मनी या मॉनिटरी वर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, उन सब को जो मनी या मॉनिटरी वर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सब को हम उनका असेट कहते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने असेट्स हैं, जितनी भी मनी और मॉनिटरी वर्थ उनकी पोजीशन में, उनकी ओनरशिप में है, उसका टोटल हमेशा उस इंडिविजुअल या फर्म का जितना कैपिटल है और जितना उनके सिर पर लायबिलिटी है उनके सम टोटल के बराबर होगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। लेट्स से यू स्टार्टेड अ बिजनेस। आपने एक, जैसे हमने पहले से एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं बेकरी का, राइट। बेकरी एक ऐसा कंसर्न है जिसमें बेटे आपका रोजमर्रा की लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपका आना जाना होता है। तो आपको बेकरी का एग्जांपल बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल। लेट्स से यू स्टार्टेड बेस्ट बेकरी। अब बेस्ट बेकरी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पापा से 10 लाख रुपए बोरो किए, आपकी अपनी पर्सनल सेविंग्स जो थी 5 लाख रुपए उसमें से निकाले, राइट। 5 लाख रुपए आपने अपने और रिलेटिव से बारो किए, टोटल 20 लाख रुपए इकट्ठे किए, करेक्ट। अब वो 20 लाख रुपए आपने बेस्ट बेकरी में इन्वेस्ट किए। अब इन 20 लाख रुपए का हिसाब देखिए। इन 20 लाख रुपए में बेटे 5 लाख रुपए जो आपने अपने पर्सनल इन्वेस्ट किए वो है आपका कैपिटल, और जो 10 लाख रुपए आपने अपने पापा से बोरो किए वो हो गया फादर्स लोन, करेक्ट। पापा का कर्जा आपके सिर पे, फादर्स लोन, और जो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बोरो किए लोन फ्रॉम
अदर्स। आपने टोटल 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और ये 20 लाख रुपए आपने बेस्ट बेकरी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, यानी आपने पैसे इकट्ठे करके बेस्ट बेकरी को दे दी। अब वो 20 लाख रुपए बेस्ट बेकरी के ऊपर आपका कर्जा हो गया, राइट? नहीं, बेस्ट बेकरी के ऊपर आपका कर्जा केवल 5 लाख, आपके पापा का कर्जा 10 लाख, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का कर्जा 5 लाख। तो ये तो डिटेल हो गई हमारी इस साइड की, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की। बेस्ट बेकरी के पास जो कैपिटल है, जो ऑनर का पैसा कितना है? 5 लाख रुपए, यानी आपका, और उसके फादर से जो कर्जा लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो पैसा कितना है? 10 लाख रुपए, और जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बोरो किया वो कितना है? 5 लाख। करेक्ट? ओके। तो असेट एंड लायबिलिटीज, सॉरी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज का सम टोटल है 20 लैक्स। अब ये 20 लाख रुपए बेस्ट बेकरी के बैंक अकाउंट में आपने जमा कर दिए। अब बेस्ट बेकरी का जो बैंक अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है 20 लाख रुपया एज देयर असेट, एज देयर प्रॉपर्टी। तो असेट का टोटल हो गया 20 लाख। इट मींस सम टोटल ऑफ असेट्स इज इक्वल टू योर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेंगे। बेस्ट बेकरी को स्टार्ट करने के लिए जो 20 लाख रुपए आपने लगाए, उसमें से ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये पापा ने आपको कैश नहीं दिए, ये पापा ने आपको कैश नहीं दी। पापा ने क्या किया? पापा ने कहा कि ठीक है, तुमको बेकरी का बिजनेस करना है, करो, मैं आपको 10 लाख रुपए में एक शॉप परचेज करके दे रहा हूं बेस्ट बेकरी के लिए। या उन्होंने 6 लाख की शॉप खरीदी, 4 लाख रुपए में उस शॉप में रेफ्रिजरेटर्स, ओवन्स, राइट, एंड इसके अलावा जो शोकेसेस होते हैं जिसमें आपने अपनी पेस्ट्रीज, केक, कुकीज, राइट, उनको डिस्प्ले करना है ना, तो वो सारा सामान 4 लाख रुपए की वो फिक्सचर्स, फिटिंग्स, राइट, वो सब सामान आपको लेकर दे दिया। या ऐसा किया कि एक ऑलरेडी चलती हुई बेकरी कोई व्यक्ति सेल करके जा रहा था, तो पापा ने 10 लाख रुपए में वो बेकरी खरीद ली और खरीद के आपको दे दी और आपको कहा कि आप ये बेकरी अब अपने नाम से चला लो। आपने उसका नाम रख दिया बेस्ट बेकरी। अब बेस्ट बेकरी के पास अभी भी 20 लाख रुपए ही हैं, लेकिन वो 20 लाख रुपए जो है उसमें अब आप इनके असेट्स की कॉम्बिनेशन देखो। बेस्ट बेकरी के पास कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जो आपने दिए और 5 लाख जो आपने फ्रेंड से बोरो किए, 10 लाख रुपए पड़े हैं। करेक्ट? और इसके अलावा जो 10 लाख रुपए हैं वो उसमें से लेट से लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए की, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, फर्नीचर्स 4 लाख रुपए की। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब बेस्ट बेकरी के पास 20 लाख रुपए के असेट है, जिसमें से 10 लाख रुपए कैश है, 6 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, शॉप, 4 लाख रुपए का उस लैंड एंड बिल्डिंग के बीच में फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, राइट, ये सब चीजें। करेक्ट? तो पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दिस, बेटा इस सिचुएशन में भी बेस्ट बेकरी के पास टोटल 20 लाख के जो असेट्स हैं, उन असेट्स में से आप यानी ऑनर, आपका कर्जा कितना? 5 लाख रुपए, कैपिटल इज 5 लैक्स, और 10 लाख रुपए आपके पापा का कर्जा, फादर्स लोन 10 लाख। करेक्ट? और आपने फ्रेंड से कितना बोरो किया? 5 लाख। ये एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। लेट्स से जो 5 लाख रुपए आपने फ्रेंड से, रिलेटिव से और लोगों से बोरो किए,
वो भी आपने नगद नहीं लिए। आपने क्या किया, मार्केट से एक फ्रेंड को सिलेक्ट किया जो नेस्ले या ऐसे जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, लहर, पेप्सी, थम्स अप, कोक, फैंटा, कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं, राइट। लेट्स से वो एक बंदा ऐसा है आपका फ्रेंड जो इन ईटेबल्स का स्टॉक सप्लाई करता है बेकरीज को, करेक्ट। आपने 2 लाख रुपए की गुड्स, अब आपको याद होगा जब हमने अकाउंटिंग टर्म सीखी थी, हमने क्या समझा था, गुड्स का मतलब क्या, ऐसी कोई भी चीज जिनको हम या तो प्रोड्यूस करते हैं या ऑलरेडी प्रोड्यूस चीजों को हम प्रोक्योर करते हैं, किस लिए, कंज्यूम करने के लिए नहीं, बेच के पैसे कमाने के लिए, वो हमारे लिए गुड्स, कमोडिटीज या मार्केंडाइजिंग। लेट्स से अब यहां पर आपने जो 5 लाख रुपए मार्केट से, दोस्तों से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से लिए, वो भी आपने नगद नहीं लिए। जैसे पापा से आपने 10 लाख रुपए कैश नहीं लिए, आपने पापा को कहा पापा मेरे को बेकरी खोलनी है, ये 10 लाख रुपए की बेकरी लगी लगाई मिल रही है, इसमें 6 लाख की दुकान है, 4 लाख रुपए का फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग है, ये 10 लाख रुपए आप दो, मुझे अपनी बेस्ट बेकरी चालू करनी है। तो पापा का 10 लाख रुपए का कर्जा, उसके बदले जो बेस्ट बेकरी है बिजनेस आपका, उसको 10 लाख रुपए के फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स मिले, उनके कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में वो पैसे नहीं आए, करेक्ट। और सिमिलरली ये जो 5 लाख रुपए आपने लोन बारो किया फ्रेंड्स से या अदर्स से, उनसे भी आपने नगद नहीं लिया शायद, करेक्ट। अगर आपने उनसे भी नगद उधार नहीं लिया और आपने क्या किया, 2 लाख रुपए की चॉकलेट्स, टॉफीज, राइट, कॉफी, बिस्किट्स, राइट, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब दुनिया भर के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कोई भी बेकरी ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड कंपनियों से खरीदते हैं और अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, कस्टमर को सेल करके खाली प्रॉफिट अर्न करते हैं, करेक्ट। ये 5 लाख रुपए जो आपने मार्केट से कर्जा उठाया ना बेटा, इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए के तो आपने अपने फ्रेंड से, जो नेस्ले और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, उन सभी ब्रांड्स का सामान सप्लाई करता है दुकानदारों को, बेकरीज को, तो आपने 2 लाख रुपए का उससे सामान उधार लिया, ठीक है जी। तो आपके पास 2 लाख रुपए के गुड्स यानी कि स्टॉक आए। स्टॉक वर्ड या गुड्स, ये टर्म अकाउंटेंसी में यूज की जाती है किसके लिए, उस चीज के लिए, उन सामानों के लिए, उन चीजों के लिए जिनको हम बेच के पैसा कमाते हैं, जिसको हम बेच के पैसा कमाते हैं, कमोडिटीज, गुड्स, मर्केंडाइज या स्टॉक, इन्वेंट्री, ये वर्ड केवल उन चीजों के लिए यूज किए जाते हैं जिनको बेच के पैसा कमाना है, ठीक है बच्चे। तो यानी कि ये 5 लाख रुपए का जो कर्जा है, उस कर्जे में आपके सिर पर 5 लाख का कर्जा चढ़ा, यानी बेस्ट बेकरी के सिर पर 5 लाख का कर्जा चढ़ा, लेकिन उस 5 लाख के कर्जे में 2 लाख रुपए का कर्जा उस दोस्त का है जिसने हमें स्टॉक दिया, गुड्स दिए, राइट, जिसमें कोक, पेप्सी, मिरिंडा, लहर नमकीन और दूसरे तीसरे वेफर्स वगैरह, ये सब अलावा जो भी सामान हमें बेकरी के लिए चाहिए, करेक्ट बेटा। चलिए, तो 2 लाख रुपए का तो हमारे पास स्टॉक है। चलिए, इसके बाद और हमारे पास क्या है, 3 लाख का कर्जा और है, जिसमें से लेट्स से 1 लाख रुपए आपने केक, पेस्ट्रीज, राइट, पैटीज, बर्गर, ये सब चीजें आपने अपने ओवन में प्रोड्यूस करनी है। 1 लाख रुपए का लेट से आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, 1 लाख रुपए का आपने रॉ मटेरियल खरीदा है। अब ये रॉ मटेरियल जो बेटे आपने खरीदा, ये भी आपके लिए गुड्स या स्टॉक की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, आप क्या करते हो, गुड्स, कमोडिटीज, मर्केंडाइज, ये कौन सी चीजें हैं जिनको या तो हम प्रोड्यूस करते हैं या ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स को
या मर्केंडाइज को प्रोक्योर करते हैं, करेक्ट। अब जिनको आप प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदोगे ना उसका, करेक्ट, तो रॉ मटेरियल भी आपके लिए स्टॉक ही है। तो लेट से 1 लाख रुपए का तो आपको रॉ मटेरियल मिला, ठीक है जी, और 2 लाख रुपए लेट से आपने एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी, लेट से वॉल्स, वाडीलाल, राइट, ये जो ब्रांडेड आइसक्रीम मेकर्स हैं, इनका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है, उसने कहा भाई एक काम कर, मैं तेरे को आइसक्रीम्स एंड मैकेन्स वगैरह जो भी बेकरी पर सामान बिकता है, राइट, मैं उसकी बटर या फ्रोजन मटर वगैरह बहुत कुछ होता है, ये सारा सामान वो सप्लाई करता है। उसने कहा कि आप एक काम करो, मैं आपको 2 लाख रुपए का उधार देता हूं, मैं आपको रेफ्रिजरेटर विद मतलब 2 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर देता हूं, ठीक, जिसके आपने मुझे धीरे 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 पैसे दे देने। अब वो 2 लाख रुपए का जो रेफ्रिजरेटर दूंगा उसमें मैं 1.5 लाख रुपए का सामान डाल के दूंगा, आप धीरे धीरे सामान बेचते जाओ और मुझे पैसे देते जाओ। अब इसमें लेट से 2 लाख रुपए का जो आपके पास आइसक्रीम फ्रोजन यानी कि रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करके बेचने वाला सामान आपने खरीदा 2 लाख रुपए का, वो जिस फ्रेंड ने आपको उधार दिया, वो जिसने आपको कर्जा दिया, उसने उस 2 लाख में 50,000 का रेफ्रिजरेटर दिया है, करेक्ट। अब 50,000 का रेफ्रिजरेटर, करेक्ट, आई गेस दिस इज नॉट विजिबल देयर, शैल आई राइट हियर, रेफ्रिजरेटर 50,000 का तो बेटे रेफ्रिजरेटर है, और 1.5 लाख की उसमें भी आइसक्रीम, मैकेन्स, राइट, एंड फ्रोजन फूड, करेक्ट, बटर, चीज, ये सब सामान 1.5 लाख का वो सामान है। तो वो अगेन यहां पर आ गया गुड्स में, गुड्स या स्टॉक, क्योंकि जिस चीज को हमने बेचना है, पैसा कमाना है, वो हमारे लिए गुड्स, कमोडिटी या मर्केंडाइज है, ठीक है बच्चे। जैसे एक फर्नीचर की दुकान वाले के लिए जो फर्नीचर उसने बेच के पैसे कमाने, वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स, कमोडिटी, मर्केंडाइज है। एक कार के शोरूम वाले के लिए जिन कारों को उसने बेच के पैसा कमाना है, वो कारें उसके लिए गुड्स, कमोडिटी या मर्केंडाइज है, करेक्ट। एक राशन वाले की दुकान के लिए जो राशन का सामान, खाने पीने का सामान उसने हमें बेचना है और बेच के पैसे कमाने, वो उसके लिए गुड्स है। एक ड्रेस मटेरियल की दुकान पर जो कपड़ा उसने हमें बेचना है, जिसको खरीद के हमने अपनी ट्राउजर्स, जीन्स, ब्लेजर्स, कुर्ता पजामा, राइट, ड्रेसेस बनानी है, वो ड्रेस मटेरियल बेचने वाले के लिए वो कपड़ा, वो ड्रेस मटेरियल गुड्स है। और एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप वाले के लिए वो रेडीमेड गारमेंट्स जिनको उसने बेच के हमसे पैसे कमाने, वो उसके लिए गुड्स है, राइट बेटा। सो हमने गुड्स का मतलब समझ लेना है, ठीक है बच्चे। तो ऐसी कोई भी चीज जो हम कंज्यूम करेंगे, उस चीज के लिए खरीदेंगे, वो उस काम के लिए हमारे पास आ रही है, वो हमारे लिए एसेट है। जैसे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर हमने बेच के पैसे नहीं कमाने बेटा, रेफ्रिजरेटर में हमने जो ठंडी चीजें हैं उनको प्रिजर्व करना है, उसको तो हमने कंज्यूम करना है। जो फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स हमारे पास आई हैं, राइट, उनको हमने बेच के पैसे नहीं कमाने, उसको तो हमने कंज्यूम करना है, यूज करना है बेकरी का बिजनेस चलाने के लिए, करेक्ट। तो ऐसी चीजें जो हमारे पास आई, हमारी पोजीशन में आई, इसलिए कि हम उनको कंज्यूम करेंगे, वो असेट, करेक्ट। और जिनको हम बेच के पैसे कमाने के लिए यूज करेंगे, वो गुड्स, कमोडिटीज, मर्केंडाइज, इन्वेंट्री, स्टॉक। बात समझ आ गई बच्चे? चलिए, सो यहां तक हमने इन चीजों को समझ लिया। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख के देखते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
Let us hold on for a sec. Let me write down. So, अब बेटा जी आपकी बेस्ट बेकरी स्टार्ट. ठीक है जी. आपकी बेस्ट बेकरी में सबसे पहले आपने अपनी जेब से कैश 5 लाख रुपीस दिए. यहां कैश में 5 लाख रुपीस, राइट. और ये 5 लाख रुपीस बेस्ट बेकरी के सिर पे आपका कर्जा है. ऑनर आप हैं, करेक्ट. चलिए, पापा ने आपको 10 लाख रुपए में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स. ओ, यहां पर फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग भी लिख लेते हैं. फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स. अब आपको जो 10 लाख रुपए पापा ने इन्वेस्ट किए आपके बिजनेस में, यानी बेस्ट बेकरी को कर्जा दिया, राइट. अब ये 10 लाख रुपीस जो है, इनमें 6 लाख रुपीस की तो हो गई लैंड, बिल्डिंग, और 4 लाख रुपीस का हो गया फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, यानी कि जो ओवन्स वगैरह सारे, शोकेस वगैरह है ना, सामान सारा. चलिए, उसके बाद 2 लाख रुपीस आपके एक फ्रेंड ने आपको कोक, पेप्सी, नेस्ले के प्रोडक्ट्स और दूसरे तीसरे सारे खाने पीने का सामान जो रेडीमेड आपने अपनी बेकरी के लिए मार्केट से उठाना था, 2 लाख रुपीस का वो सारा सामान आपके एक फ्रेंड ने आपको उधार दिया. ठीक. 2 लाख रुपए हमारे पास इन्वेंट्री ऑफ गुड्स में आ जाएंगे. एक 2 लाख यहां पे आ गए. इसके अलावा आपको 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, जिस रॉ मटेरियल से आप पेस्ट्रीज, पैटीज, केक, बर्गर, पिज्जा, दुनिया भर का जो सामान आप खुद अपनी बेकरी में प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल, राइट, चाहिए. और उसके बाद आपको एक फ्रेंड ने रेफ्रिजरेटर दिया 50,000 रुपीज में, और उस रेफ्रिजरेटर के साथ 1,50,000 रुपीज की आइसक्रीम, मैकेन्स या और फ्रोजन फूड्स, राइट, बहुत सारा सामान उसने दिया. तो अब इसमें 1.5 लाख रुपए का जो सामान आपको फ्रोजन फूड का मिला, वो आपने बेच के पैसे कमाने, इसलिए वो भी इन्वेंट्री या गुड्स. 1 लाख रुपए का जो रॉ मटेरियल तुम्हें मिला, उसके आपने पेस्ट्रीज, केक, बिस्किट्स, कुकीज, राइट, बात समझ आ गई. वो सब चीजें प्रोड्यूस करनी है, और प्रोड्यूस करके उनको बेच के पैसे कमाने, वो भी आपके लिए इन्वेंट्री या स्टॉक हो गया. और इसके बाद जो 2 लाख रुपए का सामान ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रेडीमेड आपने अपने एक फ्रेंड से खरीदे थे, वो भी सब गुड्स हो गया. तो 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख प्लस 1.5 लाख, 4,50,000 रुपए की आपके पास होगी बेटे इन्वेंट्री. और 50,000 का आप यहां पे लिख देंगे रेफ्रिजरेटर. और अब ये सारे एसेट्स का टोटल करें, यानी कि बेस्ट बेकरी जिस दिन स्टार्ट हुई, जिस दिन आपने बेस्ट बेकरी को स्टार्ट किया, उस दिन बेस्ट बेकरी के पास, ठीक है, क्या क्या था? 5 लाख रुपए कैश जो आपने दी, 6 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग जो आपके पापा ने खरीद के आपको दी, जो आपके सिर पे यानी बेस्ट बेकरी के सिर पे कर्जा है. चलिए, 4,50,000 रुपए की टोटल गुड्स, रॉ मटेरियल एंड रेडी गुड्स जो आपने बेच के पैसे कमाने, करेक्ट. और 50,000 का रेफ्रिजरेटर, और 4 लाख रुपए के फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, सारा सामान. ठीक है बच्चे. अब आप टोटल कीजिए, आपके पास टोटल असेट कितने हैं, टोटल प्रॉपर्टीज बेस्ट बेकरी के पास आज की डेट में कितनी है? 5 लाख प्लस 6 लाख 11 लाख प्लस 4 लाख 15,000, 15,000 50,000 और 50,000 16 लाख, 16 लाख और 4 20 लाख, 20 lakhs, करेक्ट. 5 प्लस 6 प्लस 4 15 प्लस 50,000 1 लाख, 16 एंड 4 20 lakhs. आपके पास 20 लाख रुपए के असेट है. चलिए जी, अब आगे चलें.
आपके सिर पर कर्जा कितना है? 50,000 रुपए, सॉरी 5 लाख का कर्जा है पापा का, नो सॉरी 5 लाख का कर्जा है आपका, जो आपने 5 लाख रुपए दिए, और 10 लाख का कर्जा है फादर का। ठीक है बच्चे। और क्रेडिटर्स यानी थर्ड पार्टीज, बाहर के लोग कौन कौन है? एक दोस्त जिसने 2 लाख रुपए का उधार दिया, दूसरा दोस्त जिसने 1.5 लाख के फ्रोजन फूड और 50,000 का रेफ्रिजरेटर दिया, 2 लाख उसका भी हो गया 4 लाख, और 1 लाख का सामान जिस दोस्त ने रॉ मटेरियल दिया, करेक्ट, 5 लाख के क्रेडिटर हो गए। अच्छा, क्रेडिटर और कैपिटल में फर्क क्या? कैपिटल भी हमारे सिर पर कर्जा है, क्रेडिटर भी हमारे सिर पर कर्जा है, फादर्स लोन भी हमारे सिर पर कर्जा है। ठीक, कर्जा यानी जो पैसे हमने लौटाने, जो हमारे सिर पे लायबिलिटी है, ये ऑनर का कर्जा है, इसलिए इसे कैपिटल कहेंगे। और जो एक्सटर्नल का कर्जा है, अगर तो उसका कोई नाम है जैसे फादर्स लोन तो ठीक, लेकिन बाकी 3 पार्टियां जिन्होंने आपको उधार दिया, मैंने उसकी डिटेल नहीं बताई, वो अमित है, सुमित है, जतिन है, कौन है, उसका नाम नहीं बताया, तो हम उसके लिए इंडिविजुअल अमित लोन, जतिन लोन, सुमित लोन अलग अलग कॉलम नहीं बना रहे, एक ही कॉलम क्रेडिटर्स कॉलम। हाँ, अगर हमें इन सब का अलग अलग नाम बताया होता तो फिर इन सब के लिए अलग अलग कॉलम बनता। बात समझ आ गई बेटा? सो यहां से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक रूल था वो क्या था? असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो क्या बेस्ट बेकरी के पास आज की डेट में जितने असेट हैं, 5 + 6 + 4,50,000, 15,50,000, 16,000 एंड 4 lakhs, 20 lakhs और 20 lakhs, क्या आज की डेट में बेस्ट बेकरी के सारे असेट्स, बेस्ट बेकरी की सारी लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों साइड का टोटल बराबर है? दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल अबाउट। ठीक है बेटा? सो अकाउंटिंग इक्वेशन का अगर आपको मतलब समझ आ गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकलिटी में कि अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते कैसे। ठीक है जी? सो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं अब अकाउंटिंग क्वेश्चन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। लेट मी क्लियर दिस बोर्ड वंस। नाउ बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये जो स्लाइड अब आपकी स्क्रीन पर चल रही है बेटे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये किसी बुक में नहीं दी हुई या इसकी कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से मैं इस इंफॉर्मेशन को ब्रीफ में कंसोलिडेट करके, कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ ये इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी। और यदि अकाउंटेंसी में आप इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से, बहुत डीपली समझ जाएंगे, बिलीव मी बेटा, अकाउंटेंसी आपके लिए 50% विन-विन सिचुएशन हो जाएगी। यानी कि अकाउंटेंसी का 50% बैटल आप यहीं के यहीं जीत जाओगे, सिर्फ इस एक इतनी सी स्लाइड से, राइट? तो अब आप 100% अटेंशन के साथ मेरी बात सुनना स्टार्ट कीजिए। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन डिस्कस करते समय हमने समझा था कि अकाउंटेंसी डील करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो पार्टली या फुल्ली फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं। अब वो पार्टली एंड फुल्ली फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो ट्रांजैक्शंस है ना, उनको हम अलग अलग कैटेगरी वाइज कैटेगराइज करेंगे, राइट? बेटा, जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, वो ट्रांजैक्शन में या तो आप कोई ना कोई असेट अक्वायर करते हो, ट्रांजैक्शन विल डिनोट टू अक्वायरेंस ऑफ एन असेट और डिस्पोजल ऑफ एन असेट। मैंने कार खरीदी, अक्वायरेंस ऑफ असेट। मैंने अपनी पुरानी कार सेल कर दी, डिस्पोजल ऑफ एन असेट। अब उसको मैं अक्वायरेंस और डिस्पोजल क्यों कहूंगा?
क्योंकि अकाउंटेंसी में ऐसी कोई चीज जिसे मैं कंज्यूम करूंगा और कंज्यूम करने से वो खर्च नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, वो असेट है। तो असेट के खरीदने को मैं अकाउंटेंसी में एक्वायरेंस कहता हूं, और असेट के बेचने को हम डिस्पोजल कहते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए नहीं, बेच के पैसे कमाने के लिए, तो वही चीज हमारे लिए परचेज और सेल हो जाती है। मैं कार खरीदता हूं बेच के पैसे कमाने के लिए, तो वो कार मेरे लिए परचेज जब मैं कार खरीदूंगा, सेल जब मैं कार बेचूंगा। लेकिन वही कार यदि मैं खुद कंज्यूम करने के लिए खरीदता हूं, तो जब मैं खरीदूंगा अक्वायरेंस, जब मैं बेचूंगा डिस्पोजल। तो जब भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोगे बेटा, या तो आप किसी असेट को अक्वायर करोगे या डिस्पोज करोगे, यदि ट्रांजैक्शन किसी असेट की है तो। ठीक, आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को अभी तो हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन की। बेटे हमने अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में समझा है ना कि पहला स्टेप जर्नल्स या सब्सिडियरी जर्नल्स, दूसरा स्टेप लेजर, तीसरा स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स, और 3 स्टेप में हमारी अकाउंटिंग का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड स्टेप में जहां पर हम अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट करते हैं, उस फाइनल रिकॉर्ड्स के ऊपर हम एनालिसिस बना के उस एनालिसिस को अपने एंड यूजर्स को इंटरप्रेट कर देते हैं। करेक्ट। नाउ समझने वाली बात यह है बेटा कि वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो केवल 5 ही कैटेगरी की है, केवल 5 ही कैटेगरी की। या तो वो ट्रांजैक्शन किसी असेट की है, किसी लायबिलिटी की है, या कैपिटल की, या इनकम गेन या एक्सपेंस लॉस की। यू विल नॉट फाइंड 6th कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन एवर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चाहे वो जर्नल्स का लेवल है, चाहे वो लेजर्स का लेवल है, चाहे वो फाइनल्स का लेवल है, चाहे वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लेवल, चाहे वो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का लेवल है। अकाउंटेंसी में बेटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप केवल ही 5 ही कैटेगरीज में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रांजैक्शन ऑफ असेट्स, ट्रांजैक्शंस ऑफ लायबिलिटीज, ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल, ट्रांजैक्शंस ऑफ इनकम गेन, ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सपेंसेस लॉसेस। अब हमें यह समझना है कि ट्रांजैक्शन ऑफ असेट्स 2 टाइप की, या तो असेट को अक्वायर करने की या असेट को डिस्पोज करने की। ठीक, इसके अलावा असेट के ऊपर 2 ट्रांजैक्शंस और बन सकती हैं, वो है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। वो टर्म्स भी हम सीख चुके हैं, राइट। असेट के ऊपर असेट को अक्वायर करने की, असेट को डिस्पोज करने की, असेट को एप्रिसिएट यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज करने की, और डेप्रिसिएट यानी डिक्रीज करने की। क्लियर है। अच्छा, अक्वायरेंस, डिस्पोजल, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, इन 4 टर्म्स के बीच में बड़ा लॉजिकल डिफरेंस है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 5 हेक्टेयर लैंड है और उसकी आज की वैल्यू पर हेक्टेयर 10 CR है, 1 हेक्टेयर लैंड की वैल्यू 10 करोड़ है, तो 5 हेक्टेयर लैंड की वैल्यू कितनी हो गई? 50 करोड़। चलिए, अब अगर उस 5 हेक्टेयर लैंड में से 1 हेक्टेयर लैंड मैंने सेल कर दिया, 1 हेक्टेयर लैंड मैंने सेल कर दिया, अब उस 1 हेक्टेयर लैंड की सेलिंग पर, 1 हेक्टेयर लैंड की सेलिंग पर मेरी पोजीशन में जो लैंड है, जो मेरे रिकॉर्ड में मेरे नाम पर पहले ये लिखा था कि मेरे पास 50 लाख का लैंड है, सॉरी 50 करोड़ का लैंड है, लेकिन अब उसमें से अगर 10 करोड़ का लैंड मैंने सेल कर दिया और वो 10 करोड़ रुपए में ही सेल कर दिया, ठीक, यानी कि डिस्पोज कर दिया, तो अब मेरे रिकॉर्ड्स में
क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास अभी भी 50 करोड़ का लैंड है? नहीं कहूंगा ना। मैं क्या कहूंगा, मेरे पास 50 करोड़ का लैंड था, उसमें से 10 करोड़ का लैंड यानी 1 हेक्टेयर लैंड मैंने सेल कर दिया, अब मेरे पास 40 करोड़ का लैंड बचा। ठीक बच्चे? हाँ। सो जब मैंने अपने असेट को कम कर दिया, बेच के किसी और को दे दिया और उसके पैसे ले लिए, उसे कहेंगे डिस्पोजल। अब अगर मैंने 5 हेक्टेयर लैंड में 1 हेक्टेयर लैंड और खरीद लिया, अब वो 6 हेक्टेयर हो गया, 10 करोड़ रुपए और खर्च कर दिए मैंने, अब मेरे पास लैंड कितना हो गया? 60 करोड़ का, 60 करोड़। बात समझ आ गई? तो अक्वायरेंस का मतलब है कि एग्जिस्टिंग असेट में, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी खरीद के ऐड कर देना, वो अक्वायरेंस है। और डिस्पोजल का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट निकाल के सेल कर देना, किसी को दे देना, बेच देना और उसके पैसे ले लेना। करेक्ट? उसे कहते हैं डिस्पोजल। अब इस अक्वायरेंस और डिस्पोजल के अलावा असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, मैंने डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन यहां पर लिखा नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन को हम यहां डील करेंगे एज एक्सपेंस लॉस और एज इनकम और गेन। उसका कारण है बेटे, डेप्रिसिएशन का मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपए में एक कार खरीदी, 1 साल के बाद, 1 साल यूज कर लेने के बाद क्या मुझे मार्केट में उस कार के पूरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। क्यों? क्या उस कार के 4 में से 2 टायर खत्म अब नहीं रहे, अब वो खाली 2 टायर पे चलती है? या पहले उसमें 4 लोग बैठ सकते थे, या बैक सीट पर 3 लोग बैठ सकते थे, फ्रंट पे 2 लोग बैठ सकते थे, पहले वो 5 सीटर कार थी, अब 3 सीटर रह गई। ऐसा कुछ हो गया? वो घिस के छोटी हो गई, ऐसा कुछ हो गया? कम हो गई कहीं से? नहीं, कार तो उतनी की उतनी है। राइट? उसका यूज, यूटिलिटी, कंजम्पशन सब कुछ वैसे क्या वैसा ही है। लेकिन बेटा सेम कार की मार्केट में जो एक्सचेंज वैल्यू ना, जिस रेट पर हम उसको बेच सकते हैं, वो एक्सचेंज प्राइस डाउन हो गया। तो उसको 10 लाख रुपए में जिस रेट पे हमने खरीदा था, उस रेट से प्रेजेंट रेट के बीच में जो ये डाउनफॉल है, ये हमारे लिए एक लॉस है, जिस लॉस का नाम है डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटे? वो भी असेट के ऊपर ट्रांजैक्शन आती है। चलिए एप्रिसिएशन। अब जो लैंड मैंने 10 करोड़ रुपए पर हेक्टेयर के रेट पर खरीदा था, आज मार्केट के प्रॉपर्टी के रेट्स चढ़ जाने के कारण आज वही लैंड अगर 15 करोड़ पर हेक्टेयर का रेट हो गया, तो आज वो लैंड की वैल्यू मेरे लिए कितनी होगी? 5 हेक्टेयर 15 करोड़ पर हेक्टेयर, यानी कि 75 करोड़। क्या मैंने उस 5 करोड़ में 1 मीटर भी नया लैंड ऐड किया है? नहीं, लैंड तो उतना ही है, लेकिन सिर्फ उसका मार्केट में जो रेट है वो बढ़ गया, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, वो मेरे लिए गेन है, वो एप्रिसिएशन है। तो असेट्स के ऊपर बेटा एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल और अक्वायरेंस, ये ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं। इसके अलावा असेट के डिस्पोजल के टाइम पर, असेट के डिस्पोजल के टाइम पर यह पॉसिबल है कि असेट हमने जितने का खरीदा था या जितनी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंगली उस असेट की वैल्यू है, उससे ज्यादा पर बिक जाए, उससे कम पर बिक जाए, या एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में बिक जाए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, लेट से मेरे पास 5 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड का रेट 10 करोड़ है, उसमें से अगर 1 हेक्टेयर लैंड मैं सेल कर रहा हूं, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंगली 1 हेक्टेयर लैंड की वैल्यू 10 करोड़ रुपए, और 10 करोड़ रुपए की वैल्यू के उस 1 हेक्टेयर लैंड को अगर मैं एग्जैक्ट 10 करोड़ में बेच रहा हूं, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस मींस
प्रॉपर्टी और असेट इज सोल्ड एट पार वैल्यू, PAR, पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब समझे, PAR यानी कि जो चीज जितने की हमने खरीदी थी उतने की ही सेल की, या जिस चीज की जितनी वैल्यू हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी हुई है वो उतने रुपए में ही सेल की, तो हमें कोई घाटा नहीं, कोई मुनाफा नहीं। या असेट के डिस्पोजल पर हमें नुकसान हो सकता है। अब 1 हेक्टेयर लैंड जब मैंने खरीदा था उस वक्त 10 करोड़ रुपए का था, आज हो सकता है वो 12 करोड़ में बिके, हो सकता है वो केवल 9 करोड़ में बिके। यदि 10 करोड़ का जो लैंड 9 करोड़ में बिका तो मुझे 1 करोड़ का लॉस, उसे हम कहेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ असेट। ठीक, इसको भी हम एक्सपेंसेस या लॉसेस की कैटेगरी में लिखेंगे, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा था। ठीक है बेटे, अब आगे चले। इसके बाद यदि आपको वही 10 करोड़ में खरीदा गया 1 हेक्टेयर लैंड 12 करोड़ में बिक गया तो 2 करोड़ का प्रॉफिट, गेन, इनकम और गेन, वो यहां लिखेंगे। लेकिन असेट से एसोसिएटेड जितने टाइप की ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हो वो क्या हो सकती है, असेट के अक्वायरेंस की, डिस्पोजल की, डिस्पोजल के ऊपर गेन की, डिस्पोजल के ऊपर लॉस की। ठीक है, और असेट की एप्रिसिएशन की और डेप्रिसिएशन की। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट बेटा? तो एक कैटेगरी होती है ट्रांजैक्शंस की असेट्स की, दूसरी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी ऑनर्स के अलावा, ऑनर्स के अलावा। बेटे अकाउंटेंसी में एक बात याद रखना, ये एक ट्रायंगुलर अफेयर है। ट्रायंगुलर मीन्स व्हाट? बिजनेस इटसेल्फ वो खुद अपने आप को फर्स्ट पार्टी मानेगा, बिजनेस खुद फर्स्ट पार्टी है, और बिजनेस के जो ऑनर्स हैं वो सेकंड पार्टी, और बाकी सब लोग थर्ड पार्टी। जैसे इस एग्जांपल में आप जिसने बेस्ट बेकरी बिजनेस स्टार्ट किया, आप कौन हो? ऑनर। तो ऑनर यानी आप हो गए सेकंड पार्टी। बिजनेस कौन है? बेस्ट बेकरी। तो बेस्ट बेकरी कौन हो गई? फर्स्ट पार्टी। और आपके पापा जिन्होंने 6 लाख का लैंड बिल्डिंग, 4 लाख का फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग दिया, वो थर्ड पार्टी। जिस फ्रेंड ने आपको कर्जा दिया वो थर्ड पार्टी। राइट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो बेस्ट बेकरी बिजनेस में बेस्ट बेकरी खुद फर्स्ट पार्टी, बेस्ट बेकरी के ऑनर यानी आप सेकंड पार्टी, और आपके पापा, आपके फ्रेंड्स, आपके सप्लायर, आपके बायर, एवरीबडी एल्स, आपके एम्प्लॉय, सब थर्ड पार्टी। क्लियर बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। अब हमें समझना यह है कि लायबिलिटीज टर्म जो है, लायबिलिटी टर्म का मतलब है कर्जा। और लायबिलिटीज को कई जगह आप बुक्स में देखोगे, लायबिलिटीज को इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी ऐसे अलग अलग करके बताया। लेकिन बेटा इसको इंटरनल एक्सटर्नल कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी को ऑलरेडी एक डेडिकेटेड टर्म दी गई है। इंटरनल लायबिलिटी को एक सेपरेट डेडिकेटेड टर्म दी गई है, कैपिटल। राइट? जो इंटरनल लायबिलिटी है यानी कि ऑनर्स का कर्जा, उसको एक सेपरेट डेडिकेटेड टर्म ही दी गई है, कैपिटल। राइट? ठीक है बच्चे? इसलिए लायबिलिटी इंटरनल है तो यानी कि कैपिटल है,
और यदि एक्सटर्नल है तो लायबिलिटी है। ठीक है बच्चे, इसको एक और नाम भी दिया जाता है DEBT, डेट। डेट या लायबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी का कर्जा, ऑनर के अलावा किसी थर्ड पार्टी का हमारे सिर पे कर्जा। अब बेटा जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, आप हमेशा अपने आप को अकाउंटेंट मानोगे, आप अपने आप को अकाउंटेंट मानोगे, और आप हर एक ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप उसके अकाउंटेंट हो। आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना सीख रहे हो, तो आप अपने आप को बिजनेस के अकाउंटेंट मानोगे। ठीक है बेटा, किसके अकाउंटेंट मानोगे? बिजनेस के। तो बिजनेस कौन है? फर्स्ट पार्टी। चलिए, लायबिलिटी यानी बोरिंग्स, जब आप कर्जा लेते हो उसे कहते हैं लायबिलिटी बारो करना, BORROW, बारो यानी कि कर्जा लेना, बोरिंग। और लैंडिंग और रिपेमेंट मींस, रीपेमेंट मींस जो कर्जा लिया उसको वापस रिटर्न कर देना, रिफंड कर देना। कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। सो लायबिलिटी में या तो कर्जा लेने की ट्रांजैक्शन आएगी या कर्जा लौटाने की। अच्छा, क्या लोग हमें उधार देते हैं और उधार हम उनको वापस लौटा देते हैं? इसके अलावा लायबिलिटी के साथ एसोसिएटेड और कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जब हम किसी से कर्जा लेते हैं, लेट से अगर हमने बैंक से घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया, तो जब आप वो 20 लाख रुपए बैंक को लौटाते हो किश्तों में, हर महीने किश्त पे करते हो, लेट से 10,000 रुपए महीना किश्त पे कर रहे हो बैंक, तो जो 10,000 रुपए आप लौटा रहे हो, क्या उसमें आप वो 20 लाख रुपए ही लौटा रहे हो? नहीं ना। आप उस 10,000 रुपए में हर महीने कुछ तो वो 20 लाख का प्रिंसिपल लौटा रहे हो और कुछ इंटरेस्ट, है ना? राइट और रॉन्ग? वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या? एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस या लॉस। करेक्ट? वो एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस या लॉस, तो उसकी एंट्री यहां आ जाएगी। सो लायबिलिटी से भी एसोसिएटेड इनकम गेन या एक्सपेंस लॉस होते हैं। करेक्ट? तो लायबिलिटी से एसोसिएटेड इनकम गेन एक्सपेंस लॉस को हम यहां डील करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। तीसरी कैटेगरी कैपिटल। कैपिटल के बारे में जानिए। कैपिटल क्या है? ऑनर्स का हमारे सिर पर कर्जा। कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ होता है। ऑनर बिजनेस में अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल वेल्थ में से कोई असेट या पैसा बिजनेस को दे देता है, तो उसे कहते हैं हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। और अपना लगाया हुआ पैसा या अपना दिया हुआ असेट यदि बिजनेस से ऑनर वापस ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल विड्रॉ करना। ठीक? अच्छा बेटा, एक टर्म हमने और सीखी थी, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स और कैपिटल विड्रॉन दो अलग टर्म्स हैं बच्चे, इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कैपिटल विड्रॉन का मतलब है कि बच्चे जो पैसा या जो प्रॉपर्टी आपने अपनी पर्सनल बिजनेस को दी है वो आप वापस ले लेते हो, तो उसे कैपिटल विड्रॉन कहेंगे। ठीक है? लेकिन यदि आप बिजनेस कर रहे हो, आप बेस्ट बेकरी चला रहे हो, अब बेस्ट बेकरी में आप रोज के रोज तो हिसाब लगाने नहीं बैठ जाते कि मेरा प्रॉफिट कितना है ना? आप क्या करते हो? आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो,
3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, आप एक बार कैलकुलेट करते हो कि इस क्वार्टर में मैंने कितना पैसा कमाया, या इस आधे साल में मैंने कितना पैसा कमाया, या 3 क्वार्टर्स में मैंने कितना पैसा कमाया, या ईयरली मेरी कितनी कमाई हुई, राइट? करेक्ट? तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो इसलिए कि आप प्रॉफिट कमाओगे, है ना, अब वो प्रॉफिट ही अगर आप साल में एक बार या 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार कैलकुलेट करते हो, तो आप जो बिजनेस कर रहे हो क्यों कर रहे हो? बिजनेस से पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? क्योंकि वो पैसे जो आपने अपने बिजनेस से कमाने हैं, उन पैसों से आपने अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें खरीदनी है। आप बेस्ट बेकरी अगर चला रहे हो तो बेस्ट बेकरी में सामान बेच के जो पैसे आएंगे बेटे, उन पैसों से आपने अपने शूज खरीदने, आपने अपनी कार में फ्यूल डलवाना है, आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराना है, राइट? आपने अपने दुनिया भर के खर्चे, खाना खाने के लिए सामान खरीदना है, पहनने के लिए कपड़े खरीदने, बिजली का बिल देना है, राइट? आपने अपने तमाम खर्चे कहां से करने हैं? आपने अपने तमाम खर्चे, सारे के सारे खर्चे बिजनेस से कमाए हुए पैसे से करने हैं। लेकिन बिजनेस से कमाया हुआ पैसा बेटा अगर 3 महीने में एक बार आप कैलकुलेट करते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, या भैया अगर साल में एक बार एनुअल, तो क्या आप बिजली बोर्ड वालों को कहोगे कि देख भाई ऐसा है, मेरी बेस्ट बेकरी का अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना बाकी है, उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होना बाकी है, तो 6 महीने बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, तो 6 महीने बाद मैं बिजली का बिल दूंगा। दूध वाले को आप कहोगे कि 6 महीने बाद मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, 6 महीने बाद मैं आपको दूध का बिल दूंगा, 6 महीने बाद राशन वाले को बिल दूंगा, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता रहूंगा, 6 महीने बाद उसको 6 महीने का पेट्रोल का पैसा इकट्ठा दूंगा। ऐसा तो नहीं है ना, करेक्ट? तो आपको ये पता ही है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट आप कैलकुलेट, कितना प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट तो करोगे आप एक पीरियड के एंड पर, पीरियोडिकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 3 क्वार्टरली या फाइनल एनुअली। तो आप प्रॉफिट कभी कैलकुलेट करोगे उस टाइम पर जो प्रॉफिट का हिस्सा आपका निकलेगा, जो आपका प्रॉफिट बिजनेस में निकलेगा, वो पैसा आप एडवांस ले सकते हो। सो ड्रॉइंग इज एडवांस टेकन बाय ऑनर्स फ्रॉम बिजनेस अगेंस्ट देयर प्रॉफिट व्हाट दे आर गोइंग टू अर्न इन बिजनेस, राइट? तो ड्राइंग में और कैपिटल विड्रॉल में बहुत बड़ा फर्क नजर आ गया बेटे। कैपिटल विड्रॉल का मतलब है आपने अपना जो पैसा, अपनी जो प्रॉपर्टी, अपना जो असेट बिजनेस को दिया था वो आपने वापस ले लिया। मींस प्रिंसिपल इज टेकन बैक, राइट? एंड ड्राइंग इज मनी विड्रॉन अगेंस्ट द प्रॉफिट that you are going to earn in business। बात समझ आ गई बेटे? तो हमें ऑनर्स के कैपिटल और ड्राइंग्स, इनके ऊपर एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, इनके ऊपर ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं। अब ड्राइंग आप कितने तरीके से ले सकते हो, जैसे इंट्रोड्यूस करना और विड्रॉ करना कैपिटल, वैसे ड्राइंग आप कैसे कैसे कर सकते हो बेटे? ड्राइंग के तौर पर आप बिजनेस के ऑनर होने के नाते बिजनेस से नगद कैश ले सकते हो, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग ऑफ कैश। आप बेस्ट बेकरी में से बिस्किट्स, नमकीने, कोक, पेस्ट्रीज, केक, जो खाने पीने का सामान आपको अपने घर में यूज करना है, अपनी बेकरी से घर ले जा सकते हो, राइट? कोई आपको रोकने वाला है नहीं। उसको हम कहेंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स, ठीक? और यदि बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी जो आपकी नहीं है, आपने बिजनेस को नहीं दी थी, बिजनेस ने पैसे कमा के उसको खरीदा है, उसे क्रिएट किया है, और बिजनेस की वो प्रॉपर्टी आप अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले जाते हो, उसे कहेंगे ड्राइंग ऑफ असेट। कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चे? इसके अलावा
अगर आप बेस्ट बेकरी के ऑनर, ठीक है, बेस्ट बेकरी के ऑनर होने के साथ साथ आप स्कूल में स्टूडेंट भी हो, वहां पे आपको स्कूल की फीस भी पे करनी है, ठीक, आपको आपकी ट्यूशन की फीस भी पे करनी है, ठीक, आपको स्टेशनरी खरीदनी है, उसके लिए पैसे भी चाहिए, ठीक, आपको जिस घर में आप रहते हो वहां का मकान का किराया भी देना है, ठीक, लेकिन आपने अकाउंटिंग एंटिटी या एंटिटी ये टर्म सीखी थी ना, जिस टर्म में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बिजनेस और उसके ऑनर्स दो सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, सेम नहीं। अब खर्चे किसके, रेंट किसका, आपका, राइट, जो स्कूल की फीस किसकी, आपकी, ट्यूशन की फीस किसकी, आपकी, स्टेशनरी का खर्चा किसका, आपका। लेकिन आप अपने खर्चे पे करने के लिए बिजनेस का पैसा अगर यूज कर रहे हो तो उसे कहेंगे ड्राइंग फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे करने के लिए बिजनेस का पैसा, बिजनेस के रिसोर्सेस यूज कर रहे हो तो उसे कहेंगे ड्राइंग्स फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। करेक्ट बेटा? तो ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन्स कितने टाइप के आ जाएंगे वो भी समझ आ गया। चलिए, इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स आपको जो मिलेगी बेटा बिजनेस में डील करने के लिए वो है इनकम की, गेन्स की, एक्सपेंसेस की एंड लॉसेस की। अब इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉस की ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, राइट। तो इसके लिए इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉस, पहले तो इस टर्म का मीनिंग मैं आपको याद करा दूं। इनकम मींस गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर जो पैसा, जो रेवेन्यू हमने अर्न किया वो इनकम है। एंड सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। अगर 1 लाख रुपए में खरीदा हुआ सामान हमने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया तो बेटा 1.5 लाख रुपए तो हमारे क्या हो जाएंगे, इनकम्स। और उसमें से 1 लाख रुपए जो हमने उन गुड्स को खरीदने पे खर्च किए थे वो हमारा खर्चा, तो 1 लाख काट के बाकी 50,000 हमारा गेन। ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे। सो इनकम या गेन क्या होते हैं हमें समझ आ गई। चलिए एक्सपेंस एंड लॉस भी समझ लेते हैं। एक्सपेंस का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप पैसे, मनी या मॉनिटरी वर्थ या पैसे की यूटिलिटी किसी को देते हो, राइट, इसलिए कि वो आपको उसके बदले कोई यूजफुल सर्विस या यूजफुल आर्टिकल देता है जिसको आप कंज्यूम करके खत्म कर दो। जैसे ये मार्कर है, ठीक, ये मार्कर डिस्पोजेबल मार्कर है। जब तक इस मार्कर में इंक है मैं इसको यूज करता रहूंगा। इंक खत्म होगी, डिस्पोज कर दो, ठीक। तो ये मार्कर के पैसे जो हैं यानी कि स्टेशनरी, उसको मैं अपना एक्सपेंस कहता हूं ना। आप नोटबुक खरीदते हो, यूज करते हो, खर्च हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, कंज्यूम करते हो, खर्च हो जाती है। पैटीज खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, कंज्यूम कर लिया, खत्म हो गया। अब उसके ऊपर जो पैसे खर्च किए थे वो भी खत्म हो गए। एक्सपेंस का मतलब ये है बेटा कि पैसे खर्च करके हमें कुछ ना कुछ मिलता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं और खर्च कर देते हैं, वो एक्सपेंस। और लॉस का मतलब ये है बेटा कि जब हमारे पॉकेट से कुछ चला जाए जिसका रिटर्न हमें कुछ ना आए। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्लियर है? चलिए आगे। चलिए, एक्सपेंसेस एंड लॉस के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो अब मैं ये स्लाइड जरा इरेज करूंगा क्योंकि हमें
असेट के, लायबिलिटी के, कैपिटल के, ड्राइंग्स के, ठीक है, इनके जितने टाइप की ट्रांजेक्शन्स इन पे हमें मिल सकती है वो तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इनकम गेन एक्सपेंस लॉस इन चारों के ऊपर जरा सीरियसली आपको समझना होगा। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। फाइन, तो मैं जरा ये स्लाइड